सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो चर्चा का जो टॉपिक है वो है आजकल वर्तमान में भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध। इसमें जो समसामयिक मामले हैं उनको दृष्टिकोण रखते हुए हम चर्चा करेंगे कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ फिलहाल कैसे संबंध हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए फाइनल और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक चलती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है। इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक तो ये है कि सार्क के बारे में इससे क्वेश्चन आता है कि सार्क क्या है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम कहते हैं, उससे पूछा जाता है कि सार्क की परिभाषा बताइए, क्या है सार्क, क्या योगदान है इसका। दूसरा, गुजराल सिद्धांत पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गुजराल सिद्धांत किसे कहते हैं। एक ये पूछा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों से दूरी बढ़ रही है, उसके क्या कारण हैं और उस दूरी को कैसे दूर किया जा सकता है, और फिलहाल भारत के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में कौन कौन सी पहल की जा रही है। तो आइए इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो अगर भारत के अपने पड़ोसी देशों से या दक्षिणी एशिया के देशों से जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और क्षण्य क्षमताओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा विशाल देश है अन्य देशों की तुलना में। और भारत के सभी अपने पड़ोसी देशों के साथ नैतिक, भाषाई और सांस्कृतिक समान विशेषताएं हैं, अच्छे संबंध हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत के अपने पड़ोसी देशों के प्रति नीति के अंदर बदलाव भी हुआ है। भारत चाहता है कि सभी पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध मजबूत किए जाएं। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो सभी पड़ोसी देशों को जो है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोस पहले नीति के तहत आमंत्रित किया गया था। अब ये जीके में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पड़ोस पहले की नीति किस प्रधानमंत्री कार्यकाल की है, तो ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की है। 2014 में शुरू की गई थी पड़ोस पहले, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। कॉम्पिटिशन में आया है कई बार ये सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्क की। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी में इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दरअसल जैसे आसियान है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जो है उन देशों ने बड़ी प्रोग्रेस की थी आपस में मिलके। तो भारत के दिमाग में ये आई चीज़ कि हम भी अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर तेज़ गति से आर्थिक विकास कर सकते हैं, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सार्क की जो स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, क्षेत्र में आर्थिक विकास हो, सामाजिक प्रगति हो और सांस्कृतिक विकास तेज़ गति से हो। मुख्य ध्येय था कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। इसके सदस्य देश कौन कौन से सार्क के, तो आपको याद रखना है इसके सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भूटान। एक जो चीज़ आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को मिडिल ईस्ट का हिस्सा माना जाता है लेकिन वो सार्क का मेंबर भी है। इसको हम पश्चिमी एशिया के संदर्भ में गिनते हैं अफगानिस्तान को, लेकिन दक्षिण एशिया में न होने के बावजूद अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य है। तो ये जो देश हैं टोटल 8 देश हैं। अफगानिस्तान को 2008 के अंदर सार्क का मेंबर बनाया गया है, उससे पहले 7 मेंबर थे। तो ये सातों देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। सार्क जो है इतना सफल नहीं हुआ जितना सफल होना चाहिए था। सार्क की विफलता का कारण क्या है? दरअसल पाकिस्तान का भारत विरोधी दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपस के देशों के अंदर आपसी प्रेम और विश्वास जब तक नहीं होगा, आपसी विश्वास की डगर मजबूत नहीं होगी, तब तक आर्थिक विकास की बात करना बेमानी है। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रचार प्रसार किया जाता है, भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, हर मंच पे पाकिस्तान भारत विरोधी रुख अपनाता है। जहाँ सहयोग की बात नहीं होती हमेशा संघर्ष की स्थितियाँ रखता है, भारत के विरुद्ध आतंकवाद का छद्म हथियार के रूप में प्रयोग करता है। तो पाकिस्तान का भारत विरोधी दृष्टिकोण सार्क की असफलता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत के बाद पाकिस्तान जो है सार्क का एक बड़ा मेंबर कंट्री है। लेकिन दोनों देशों के आपसी टकराव की वजह से सार्क को वो सफलता नहीं मिली जो आसियान को प्राप्त हुई है या यूरोपियन यूनियन को प्राप्त हुई है।
अपन बात करें पड़ोसी देशों के प्रति भारत की जो विदेश नीति है उसके इतिहास की अपन बात करें तो जब कोल्ड वार का युग था तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया था। तो गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया तो भारत पर यह आरोप लगाए गए कि भारत एक अनिच्छुक शक्ति है, एक रिलुक्टेंट पावर है। अनिच्छुक इसलिए है कि भारत के पास संसाधन उपलब्ध थे लेकिन भारत ने उचित कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई का प्रबंध भी सही ढंग से नहीं किया। जब शुरुआत के अंदर हमने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की, भाईचारे की बात की, हिंदी चीनी की भाई भाई की बात की और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद के वर्षों में भारत ने जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको वर्तमान में हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको नाम दिया है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसके अलावा हम सार्क, बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंचों के जरिए अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें 1998 में गुजरात डॉक्ट्रिन पारस्परिकता के आधार पर संबंधों को विकसित नहीं करेंगे, पारस्परिक लाभ के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि पड़ोसियों को एक तरफा छूट दी जाएगी, क्योंकि भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अपने पड़ोसियों से ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा बड़ा और विशाल है। तो ये भारत का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने पड़ोसियों से लाभ की उम्मीद किए बगैर उनको एक तरफा छूट दे, एक तरफा उनको सहयोग प्रदान करे। ये 1998 का गुजरात डॉक्ट्रिन है। भारत ने वैश्वीकरण के इस युग में भी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय जरूरतों को एक क्षेत्रीय एकीकरण के लिए हमने न्यू नेबरहुड पॉलिसी का अनुसरण किया है। इस न्यू नेबरहुड पॉलिसी के तहत हम अपने पड़ोसी देशों के साथ विकास, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा दे रहे हैं। 2014 में मैंने जैसा कि बताया, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया तो उसमें अपने सभी पड़ोसी देशों को शामिल किया था। तो उसकी नेबरहुड फर्स्ट नीति का प्रतिपादन किया गया था। नेबरहुड फर्स्ट नीति क्या है कि भारत अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं और हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश हैं उनको राजनीतिक एवं कूटनीतिक रूप से प्राथमिकता प्रदान करने का इच्छुक है। ये पड़ोसी देशों को संसाधनों, सामग्री और प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान करना चाहता है। वस्तुओं का, लोगों का, ऊर्जा का, पूंजी का और सूचना का मुक्त प्रवाह जो है उसे बढ़ावा देना चाहता है कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे लोगों का आवागमन हो, वस्तुएं आए जाएं, ऊर्जा का बढ़ावा दें, पूंजी जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। तब होगा जब आपस में विश्वास बहाली होगी। भारत के नेतृत्व में क्षेत्रवाद के एक ऐसे मॉडल को प्रोत्साहित करना जो पड़ोसी देशों के भी अनुकूल हो। इसके अलावा हम सांस्कृतिक विरासत के जरिए भी पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। तो ये हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी जो है या नेवर फर्स्ट पॉलिसी है उसके ये कुछ बिंदु हैं, तो ये आपको लिखने हैं यदि आ जाएँ तो। दूसरा है गुजरात डॉक्ट्रिन। क्या है? 1998 में गुजराल जो थे, वाई के गुजराल, उनके द्वारा ये गुजरात डॉक्ट्रिन दिया गया था। इसमें ये बात कही गई थी कि भारत जो है बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनसे पारस्परिकता की उम्मीद नहीं करता, बल्कि अच्छी भावना और विश्वास के अंतर्गत जो कुछ भी सुविधाएं वह उनको दे सकता है उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भारत ये उम्मीद भी करता है कि कोई भी दक्षिणी एशियाई देश अपनी भूमि को, अपनी ज़मीन को दूसरे देशों के हित के विरुद्ध प्रयोग ना होने दे। किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सभी दक्षिणी एशियाई देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें और जो भी मुद्दे हैं उनका आपस में द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए समाधान करिए। तो ये गुजरात डॉक्ट्रिन की मोटी मोटी बातें हैं, आपको याद रखना है। गुजरात सिद्धांत एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो लिख जाए। 1998 में वाई के गुजराल के द्वारा दिया गया था, जिसके मुख्य बिंदु जो अभी बताए गए वो हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में दूरी के कारण क्या हैं? यदि आप दूरी की बात करेंगे तो पड़ोसी देशों की दूरी के प्रमुख कारण है एक तो प्रतिकूल संरचनात्मक चुनौतियां। प्रतिकूल संरचनात्मक चुनौतियां क्या हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद हैं, और ये सीमा विवाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के तो हैं, उससे पहले के भी हैं। इन्हें हमें ऐतिहासिक रूप से विरासत में हमें सीमा विवाद मिले हैं। सामाजिक और नैतिक समस्याएं भी मिली हैं, जैसे चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, नेपाल में मधेशियों की समस्याओं को लेकर अपना विवाद है, श्रीलंका में तमिलों को लेकर, बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा और जल विवाद है। तो ये जो संरचनात्मक चुनौतियां हैं इसके कारण भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं बन सके हैं। दूसरा, सुरक्षा और विकास के प्रमुख मुद्दों पे दक्षिण एशियाई देशों में सर्वसम्मति का अभाव है, क्योंकि कोई ऐसी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना है नहीं। भारत की को पड़ोसी देश जो है ना बिग ब्रदर वाली नीति के तहत ये मानते हैं कि बड़ा देश है, ये केवल अपने लाभ के आधार पर कार्य करता है, और वो खुद को खतरा महसूस करते हैं भारत के द्वारा। तो भारत को एक खतरे के रूप में वो देखते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। एक आज जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में दूरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो चीन का प्रभाव।
भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। और चीन जो है ये मानता है कि एशिया के अंदर एशिया में चीन को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारत ही दे सकता है। इसलिए भारत की बढ़ती हुई ताकत को संतुलित करने के लिए वह भारत को उनके पड़ोसियों के साथ विभिन्न विवादों में उलझाए रखना चाहता है। चूंकि चीन आज भारत की तुलना में एक बड़ी सैनिक और आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, तो भारत के पड़ोसी देश जो है चीन से अधिक सहायता प्राप्त करने के लालच में भारत विरोधी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। 2015 में भारत नेपाल सीमा अवरोध उत्पन्न हुआ, तो भारत ने पड़ोस के साथ जो वैकल्पिक व्यापार और कनेक्टिविटी के जो विकल्प हैं उन पर अपनी स्थिति मजबूत करने के सशक्त प्रयास किए। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान जो है उसमें चीन की जो है रणनीतिक अचल संपदा मौजूद है। मैंने आपको बताया श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चटगांव, ठीक है, पाकिस्तान का ग्वादर, इन बंदरगाहों पर चीन ने बड़ी मात्रा में निवेश कर रखा है और इसीलिए चीन उन देशों के घरेलू मामलों में भी जो है हस्तक्षेप कर रहा है। चीन शुरू से ही अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की जो परियोजनाएं हैं उनको बढ़ा रहा था। वन बेल्ट वन रोड योजना एक उसी का कदम है, एक OBOR जिसको बोलते हैं। और चीन जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों के अंदर आज अपना प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और उसने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते हुए विभिन्न राजनीतिक मामलों में मध्यस्थता करनी शुरू कर दी है। जैसे म्यांमार और बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को जब लेकर विवाद हुआ तो समझौता तय करने के लिए चीन ने मध्यस्थता की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विदेश मंत्रियों की बैठकों का आयोजन कराया ताकि वन बेल्ट वन रोड जो है उस परियोजना को अंजाम दिया जा सके और उसमें भारत के सभी पड़ोसी देशों का इस्तेमाल किया जा सके। मालदीव सरकार और विपक्ष में मध्यस्थता की चीन की रणनीति भी उसी का एक हिस्सा था। इसके अलावा चीन जो है उसने हाल ही के अंदर CSACF का जो है गठन किया है। ये CSACF क्या है? फर्स्ट चाइना साउथ एशिया कॉरपोरेशन फॉर्म। इसका जो मुख्यालय है वो यूनान प्रांत में है। युआन प्रांत में इसका जो मुख्यालय है, इसका उद्देश्य क्या है कि एशियाई जो देश हैं उनको इस फॉर्म के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। बदले में चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड जो योजना है उसको बढ़ावा देगा। सार्क देशों में यदि भूटान को छोड़ दे तो वो सारे देश शामिल हुए, आसियान देश इसमें शामिल हुए। इसका उद्देश्य ये है कि चीन और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र को सहयोग मजबूत किया जाए, सहयोग में विस्तार किया जाए, योजनाओं को लागू किया जाए, यद्यपि भारत इसका हिस्सा नहीं है। एक भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कमी जो दूरी है उसका एक कारण है भारत की कठोर प्रतिक्रियावादी नीति। दरअसल दक्षिण एशिया में भारत सेंटर में है, भौगोलिक और आर्थिक रूप से विशाल देश है, लेकिन भारत का अपने पड़ोसी देशों पर जितना प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे जब नेपाल ने अपना संविधान बनाया तो नेपाल का संविधान नेपाल का घरेलू मामला था, लेकिन भारत ने नेपाल पर दबाव बनाने के लिए सीमा अवरोध खड़ा किया, नेपाल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की, जिसकी प्रतिक्रिया भारत के अनुकूल नहीं हुई। नेपाल जो था वो चीन की गोद में चला गया। नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे कमला प्रसाद ओली, वो उन्होंने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपना लिया। उन्होंने नेपाल के संविधान में संशोधन तो नहीं किया, बल्कि भारत नेपाल संबंध बिल्कुल ख़राब हो गए और आज नेपाल और चीन संबंध मजबूत हो गए। आज चीन के इशारे पर नेपाल जो है भारत के साथ सीमा विवादों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने माले यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि मालदीव में भारत समर्थक सरकार नहीं थी। अब्दुल गयूम की जो सरकार थी, मोहम्मद नशीद की सरकार बनी नहीं, यामीन अब्दुल गयूम की सरकार बनी। भारत उसके प्रति सही रुख नहीं रखता था, तो माले की यात्रा रद्द कर दी गई। इससे क्या हुआ कि मालदीवी सरकार ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपना लिया। मालदीव ने भारतीय नौसेना के जो मिलन अभ्यास थे उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। राजनीतिक विवाद भी भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के खराबी के पीछे कारण रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मालदीव के जो राष्ट्रपति थे यामीन अब्दुल गयूम, उसने विपक्ष के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की, चीन को आमंत्रित किया और सार्क में पाकिस्तान को अलग करने के प्रयासों का विरोध किया। इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने अब्दुल गयूम की सरकार का समर्थन नहीं किया। नेपाल में KP शर्मा ओली भारत की पसंद की सरकार नहीं है। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद भी है, जल विवाद भी है। 1950 की शांति और मित्रता की संधि को लेकर भी असहमति है। तो राजनीतिक विवाद दोनों देशों के मध्य है। इसके अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान में कुछ संबंध हमारे बेहतर हुए हैं पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी चुनौतियां हैं, क्योंकि श्रीलंका भी जो है आजकल उसका रुख चीन की तरफ अधिक है। दूर कैसे की जा सकती है? हमें एक चीज़ तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों को इनकार नहीं कर सकता। अगर हम सीमा विवाद में उलझे रहे तो हमारा आर्थिक विकास कहीं न कहीं प्रभावित होगा।
तो भारत को एक तो सॉफ्ट पावर की नीति अपनानी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में हमने सॉफ्ट पावर की नीति पे काम किया। हम अफगानिस्तान के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, सैन्य मामलों में दखल नहीं देते, बल्कि हमने अफगानिस्तान के अंदर सड़कें बनाई हैं, संसद भवन बनाया है, बांध बनाए हैं। तो इन सब परियोजनाओं से भारत, अफगानिस्तान के लोगों में भारत की छवि जो है मजबूत हुई है। तो हमें सॉफ्ट पावर की नीति अपनानी चाहिए। और 2018 के पश्चात भारत ने दक्षिण एशिया के अंदर जो फंड आवंटित किए उसमें 6% की वृद्धि इसी नीति के तहत की है। दूसरा, हमें चीन के प्रति हमारा जो हमेशा दृष्टिकोण है वो हर जगह विरोधी रहता है। चीन का हर जगह विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार दांव पे लगा हुआ है। भारत चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हैं। तो हमें हर जगह चीन का विरोध करने की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि कोई अगर ये लगता है कि कोई परियोजना भारत के हितों के प्रतिकूल है तो भारत एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत करे ताकि पड़ोसी देशों को उससे जोड़ा जा सके। और ज़रूरत पड़े तो जो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों का सहयोग भी लिया जा सकता है। यानी क्वाड को मजबूत किया जा सकता है। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भारत को उन योजनाओं के मामले में तटस्थ रहना चाहिए जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आसियान देशों से सीख लेनी चाहिए। अनौपचारिक बैठकों को बढ़ावा देना चाहिए। सीमा विवादों को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए। जहाँ पर विकास की संभावनाएं हैं उन क्षेत्रों को तलाशा जाना चाहिए। किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आसियान देशों की तरह हम आसियान शैली जो है, अनौपचारिक सहयोग की जो शैली है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें एक नेबरहुड फर्स्ट की सीमाओं को भी समझना पड़ेगा कि अगर हम भारत चाहते हैं कि वैश्विक जगत पे एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करे, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसका गठन हो, वैश्विक वित्तीय संस्थानों के अंदर सुधार हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को जगह मिले, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, तो इसके लिए आवश्यकता है कि भारत को हमें नेबरहुड फर्स्ट की सीमाओं को समझना होगा। भारत की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति केवल पड़ोसी देशों के द्वारा नहीं की जा सकती। कुछ योजनाएं अभी शुरू की गई हैं, जैसे विदेश आया प्रदेश के द्वार। इस नीति के तहत हमने जो है क्या किया है कि विदेश मंत्रालय की एक अनूठी योजना है जिसमें भारत की विदेश नीति से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जाएगा। एक EFRRO योजना हमने शुरू की है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉरेनर रीजनल ऑफिस स्कीम। इसके तहत हम क्या करते हैं, इसका निर्माण जो इंडियन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसके द्वारा किया गया है कि जो भारत यात्रा पे जो विदेशी आते हैं उन विदेशियों को त्वरित सेवाएं प्रदान की जाएं। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है, जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं वीज़ा जारी कर दिया जाता है। प्रवास संबंधी 27 सेवाएं उनको दी जाती हैं, ठीक है। ईमेल और डाक के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विदेशियों को लुभाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए EFRRO योजना हमने शुरू की। इसलिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है कि भारत को एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में ब्रांडिंग करके विदेशी छात्रों को ध्यान आकर्षित करना और पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना है। तो आज हमने चर्चा की गुजराल सिद्धांत क्या है, सार्क क्या है, पड़ोसी देशों के साथ दूरी के क्या कारण हैं, दूरी कैसे दूरी की जा सकती है और हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये BA थर्ड ईयर और MA प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। अगर आप पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।